जो है जब भी आप आंसर लिख रहे हो, अनसीन पैसेज के लिए ट्रिक दे रहा हूं, ठीक है। अनसीन पैसेज की एक बेहतरीन ट्रिक जिसको आप अपने आंसर में, अभी प्री बोर्ड एग्जाम होगा, प्री बोर्ड एग्जाम में भी आप अप्लाई करेंगे, इसी में मैं चेक करके बता दूंगा कि आप कितना सही किए हैं। इसमें करना कुछ नहीं है, जैसे 3-3 नंबर के, भाई ये जो मॉडल पेपर है ये बता रहा है आपको कि पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो 3 क्वेश्चन होंगे जो 3-3 नंबर के होंगे, यही ना कह रहा है। 3 की 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन 3-3 नंबर के होंगे, इसका मतलब वो डिस्क्रिप्टिव होंगे। और 3 नंबर के, एक नंबर के जो क्वेश्चन है वो शाब्दिक होंगे, शब्दों का वही हो सकता है मीनिंग पूछ ले, साइनोनिम पूछ ले, एंटोनिम या अपोजिट वर्ड पूछ सकता है। एक नंबर का 3 क्वेश्चन, तो 3 नंबर ये हो गया आपका, एक नंबर ये तो आपको शब्दों के आधार पर ढूंढना है। लेकिन 3-3 नंबर के जो 4 क्वेश्चन 12 नंबर के होंगे वो डिस्क्रिप्टिव होंगे। और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिखने, आंसर लिखने के लिए आपको एक अफेक्टिव आंसर देना पड़ेगा। यदि लाइन उतार करके आपने लिखा है तो आपको पूरे नंबर मिलने वाले नहीं है, ये दिमाग से निकाल दीजिएगा। लाइन देख करके यदि आप उतार रहे हैं तो उसमें एक ट्रिक जोड़ दीजिए, क्योंकि एग्जामिनर होता क्या है कि जैसे आप अंगूठे पर चलते हैं तो एग्जामिनर भी अंगूठे से कम नहीं है, वो भी केवल कलम से चलता है। क्वेश्चन देखा, उसके बाद मार्क दिया, आगे बढ़ता है, इतने में ही जितना दिखा उसको, कलम को ऐसे करने में जितना दिखा उसी पर आपका नंबर डिसाइड कर दिया जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं एक्सपीरियंस के आधार पर, कि एग्जामिनर कॉपी चेक करते समय कलम से चलता है, और जैसे ही वो कलम को घुमाया इतने में आपकी लाइन पढ़ा, और पढ़ने के बाद वो डिसाइड करता है कि इसको कितना मार्क देना है। और इसके लिए जरूरी है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहली इंप्रेशन यानी लाइन की शुरुआत आपने बेहतरीन किया है, आगे आपने थोड़ा सा मिस किया है तो उस पर ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन पहली लाइन, अब ऐसा नहीं कि आप कामचोर हो जाइए, बिल्कुल पढ़ना बंद, केवल बस ट्रिक लगाएं, क्योंकि यदि वो कहीं वही बात देख लेगा ना तो आपकी वो ट्रिक फेल हो जाएगी। ये ट्रिक तब काम करती है जब आप उसमें कुछ थोड़ी मोड़ी गलतियां करते हैं, तो एवॉइड करने के लिए ट्रिक काम करेगी। तो इसको करना क्या है कि जैसे आप आंसर लिख रहे हैं, इसमें क्वेश्चन का आंसर, जैसे पहले क्वेश्चन का आंसर लिख रहे थे तो ये क्या था, ये क्वेश्चन है, व्हाट चेंज इन द माइंडसेट ऑफ द इंडियन यूथ इज विजिबल नाउ अ डेज। तो आंसर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ दिस पैसेज उसके बाद आंसर ऐड कर दो। मना कि नहीं मना? दूसरे नंबर पर अब ये क्वेश्चन नंबर 2 यदि आप लिख रहे हैं, यही वाली लाइन लिख देंगे, तब वो समझ में आएगा, ये समझ में आएगा कि ये इसका ट्रिक है, सब में ये जोड़ रहा है। तो उसमें जोड़ना क्या है, तो वहां बदल दो, 1-2 शब्द बदलो। हाँ, यस, अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ द ऑथर, क्यों लिखो ना, अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ द ऑथर। चलो, आप दिस पैसेज नहीं भी लिखेंगे तो, क्योंकि ऊपर एक लिख दिया ना आप दिस पैसेज, तो अब वो बात चल पड़ी आगे कि इस पैसेज के लेखक की बात हो रही है। किस लेखक की बात हो रही है? इस पैसेज के लेखक की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ, बदलते हैं फिर, ठीक है। एटीट्यूड ऑफ द ऑथर इज दैट, एटीट्यूड यानी विचारधारा, एटीट्यूड ऑफ द ऑथर ऑफ दिस पैसेज इज दैट। अब वो विचारधारा क्या है, यहीं जोड़ देना है, यानी लेखक की, इस पैसेज के लेखक के विचारधारा की विचारधारा है कि, यहां एटीट्यूड की जगह ओपिनियन, पॉइंट ऑफ व्यू, ये वर्ड्स जोड़े जाते हैं। यानी यहां आप जो लिख रहे हैं ना,
यहां आप पॉइंट ऑफ व्यू, ओपिनियन की जगह पॉइंट ऑफ व्यू डाल सकते हैं, ठीक है, या यहीं पर एटीट्यूड डाल सकते हैं, विचारधारा, ठीक है, यही पॉइंट ऑफ व्यू अगले अगले क्वेश्चन में, चौथे क्वेश्चन में यही डाल दो, यहां जोड़ दो द ऑथर्स point of view is that point of view is that, जोड़ दो आगे की लाइन, लेखक की विचारधारा है, लेखक का दृष्टिकोण है कि, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ये बिगिनिंग पॉइंट जो है ये आपके क्वेश्चन आंसर को सजा देगा। ये क्या है? ऑर्नामेंट ऑफ द आंसर, यानी ये पहली लाइन जो है ये आपके आंसर को अफेक्टिव बना देगा और इससे क्या होगा, आपकी कॉपी बिल्कुल अलग दिखेगी। दूसरी चीज, आंसर लिखते समय एक सावधानी और बरतनी है कि जैसे इसमें कोई भी बात आती है, कोई एक आध शब्द आ गए जो मोस्ट वर्ड हैं या जो अफेक्टिव वर्ड्स हैं, उनको अंडरलाइन करना कभी नहीं भूलना चाहिए, जरूर अंडरलाइन करना चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? उस चीज को आप अंडरलाइन करते हैं, जिस चीज को आप अंडरलाइन करेंगे, कॉपी में लिखी गए शब्दों को जिसको भी आप अंडरलाइन करेंगे, वो अंडरलाइन करते ही फोकस हो जाती है, यानी अब एग्जामिनर उस चीज को जरूर देखता है। इसलिए उन चीजों को अंडरलाइन करना बिल्कुल ना भूलिए, जो बातें उसमें मोस्टली आप दिखाना चाहते हैं उसको अंडरलाइन जरूर करना चाहिए। यदि आप चाहें तो इस पॉइंट को भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है, इससे जो है आंसर इफेक्टिव होता है। और इसको लिखने का तरीका थोड़ा आपको बनाना पड़ेगा कि और भी कितना इफेक्टिव हो सकता है। आंसर लिखते समय ये ध्यान देना कि क्वेश्चन नंबर जब भी डालो यहां बीच में डालना चाहिए। बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं कि क्वेश्चन नंबर यहां डालते हैं, ये यहां बोर्ड पर लिखा गया है। जब भी आप लिखिए यहां आंसर टू क्वेश्चन नंबर जो भी हो, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3, ये यहां डालिए, ये बीच में, और ये बाकायदे डालिए कि यहां डालने के बाद एक लाइन छोड़ के फिर आंसर लिखिए, और आंसर पूरा लिखने के बाद फिर एक लाइन छोड़िए, फिर वहां क्वेश्चन नंबर डालिए, फिर एक लाइन छोड़िए, आंसर पूरा लिखिए। आंसर में लाइन गैप नहीं होगी, लेकिन क्वेश्चन नंबर डालते समय आपको लाइन छोड़नी है, एक क्वेश्चन नंबर एकदम साफ साफ दिखता रहे। प्रयास करिए कि क्वेश्चन नंबर आप ब्लैक स्केच पेन से डालिए या ब्लैक पेन से भी डाल सकते हैं, थोड़ी डार्क हो, डार्क पेन इस्तेमाल कॉपी पर करनी चाहिए, चाहे वो डार्क ब्लू और डार्क ब्लैक ही और ब्लू रहे लेकिन डार्क रहे। आप वहां हाईलाइट मार्कर भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा अंडरलाइन किसी शब्द को करना है, यदि आप अंडरलाइन कर दिए हैं, आपके पास टाइम बच रहा है, तो उन चीजों को जिसको आप दिखाना चाहते हैं एग्जामिनर को, उनको आप हाईलाइट मार्कर से भी दिखा सकते हैं, ठीक ना। ये सब जो है क्वेश्चन उसी कॉपी को, वही कॉपी जो आप लिखते हैं उसी को इफेक्टिव बना देगी, बस उसमें थोड़ी थोड़ी चीजों को ऐड करके और उसको बेहतर। चूंकि हम कॉपी के माध्यम से वहां हम भाई आप बहुत कुछ जानते हैं, ये बात जो है एग्जामिनर को पता नहीं है। एग्जामिनर कैसे पता करता है? वही कॉपी है, जो कॉपी आप देंगे आपकी जाएगी एग्जामिनर के सामने, उसी कॉपी के आधार पर आपके पूरे मस्तिष्क का मूल्यांकन करना है। इसलिए उस बात को आप दर्शाइए, उसमें दिखाना पड़ेगा, उसको फोकस करना पड़ेगा, हाईलाइट करना पड़ेगा कि हाँ ये चीजें हैं, या इसमें ये चीज जो है इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी आर्टिकल लिखेंगे आप, आर्टिकल में कोटेशन बड़ा मायने रखता है, इसीलिए 10-20 ठो कोटेशन आपको याद रहने चाहिए, चाहे वो इंग्लिश के हो, हिंदी के हो, संस्कृत के हो, अंग्रेजी में भी संस्कृत के कोटेशन डाले जा सकते हैं। कोटेशंस जो है वो आपको तैयार होनी चाहिए, 10-20 कोटेशंस। कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस मैं बता दूंगा कि इनसे रिलेटेड कोटेशंस आप तैयार करिए। जैसे मुख्य कोटेशन एजुकेशन, मुख्य कोटेशन ये आजकल इन्वायरमेंट की है, इन्वायरमेंट एजुकेशन, पर्पज ऑफ एजुकेशन, पर्पज और उद्देश्य से रिलेटेड, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो सब जगह लागू हो सकती हैं। यानी ये कॉमन कोटेशन होगा, ऐसा नहीं कि आप याद कर लीजिए कहीं, ये कॉमन कोटेशन तैयार करिए कि कोई भी आ जाए डाल दीजिए। 2 ठो कोटेशन डाल के यदि उसको इन्वर्टेड कामा में करके अंडरलाइन किया, हाईलाइट करके लिखा, और वहां यदि कहीं राइटर का नाम लिख दिया कि किसने ये बात कही थी,
अच्छे, जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की कोटेशन ले लो, विवेकानंद जी की ले लो, ठीक है, या और भी राइटर्स जो हैं, राइटर्स की स्पेशल, ऐसा नहीं कि फालतू वाला मैसेज ले लिए जो आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप पर चलता है। हमें किसी विद्वान की लेनी है, एपीजे अब्दुल कलाम की ले लो, ठीक है, इनसे रिलेटेड एजुकेशन की डेफिनेशन ले लो, गांधी जी की डेफिनेशन है। यानी इन सब चीजों को यदि आप तैयार करते हैं तो ये कहीं भी फिट होंगी और उनका यूज कर लिया जाएगा, वो इफेक्टिव हो गई, शानदार प्रदर्शन होगा इसमें। 10 नंबर में ये 10 नंबर लेना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। और कहीं ऐसा आ गया कोई टॉपिक जिसमें प्रदूषण भी आ गई, शिक्षा भी हो गया, या आज के चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें जो भी हैं, साइंस ले लो, साइंस आपका टॉपिक है, साइंस की जो है वो कोटेशन ले लो, तो इन सबको गेम से रिलेटेड। और मैं अक्सर कुछ कोटेशन तो लिखता हूँ, हेल्थ, स्वास्थ्य से ले लो, हेल्थ इज वेल्थ, कैरेक्टर से ले लो, बहुत सारी कोटेशन मैं बोलता रहता हूं और तुम उस पर नोटिस इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम्हें उसकी वैल्यू पता नहीं है। अब पता है, नंबर लेना है तो इन कोटेशंस को बीच में ऐड करना पड़ेगा जो इंपॉर्टेंट है और हर जगह सदाबहार की तरह प्रयोग किए जा सकते हैं, ठीक है।